अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और सुप्रीम कोर्ट से इंतहाई अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने करार दिया है कि सिविलियंस यानी आम शहरियों का मिलिट्री कोर्ट्स फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। पांचों के पांचों जजेस ने मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला दिया है और उन्होंने ये भी करार दिया है कि 9 मई के तनाजुर में जो 102 अफराद जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के तहत होना था, उनको फौजदारी अदालतों या फिर कानून के मुताबिक जो खुसूसी अदालतें कायम हैं उनमें उनका ट्रायल किया जाए। अगर किसी का ट्रायल हुआ है तो उसको कलअदम करार दिया जाता है और उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये भी लार्जर बेंच ने करार दिया। लेकिन एक इसमें मामला है जिसके ऊपर तमाम 5 जजेस का इत्तेफाक नहीं है। जस्टिस याह्या अफरीदी, एक जज ने अपने आप को इस राय से अलग किया है कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D वो आइन से मुतसादिम है। 4 जजेस कहते हैं ये आइन से मुतसादिम है, लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपनी जो राय है उसको महफूज रखा है। वो जब तहरीरी तफसीली फैसला आएगा तो उसके अंदर हमें पता चल सकेगा कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने आप को, ये जो 4 जजेस हैं जो कहते हैं कि ये आइन के मुताबिक नहीं है शेख आर्मी एक्ट की, तो इससे अपने आप को अलग किया है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा फैसला और इसके असरात क्या होंगे इसके ऊपर अपने तज्जियाकारों से आज बात करेंगे। न सिर्फ इसके कानूनी असरात, सियासी असरात, और ये भी बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर मेंशन करना कि 9 मई के बाद जो फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलने हैं उसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन 2018 से 2022 यानी साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के अंडर जो 29 ऐसे अफराद हैं जिनके कोर्ट मार्शल्स या फिर आप कहें फ़ौजी अदालतों में जिनके मुकदमात ट्राई हुए, उनका क्या बनेगा, उनके ऊपर क्या असरात होंगे, ये भी अपने तज्जियाकारों से ज़रा पूछने की कोशिश करेंगे। सवाल हमारा बुनियादी तौर पर कुछ यूँ है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला है इसके ऊपर हमारे तज्जियाकारों की क्या राय है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, रीमा उमर साहिबा, सुहेल वड़ायत साहब, और खुसूसी तौर पर हमने दावत दी है एडवोकेट हाफिज़ एहसान अहमद साहब को। बहुत शुक्रिया एहसान अहमद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और भट्टी साहब, सबसे बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगी और आपकी राय जानना चाहूँगी, क्या राय है आपकी इस फैसले के ऊपर? मैडम शेख, एक तो बड़ी हमारी दिलचस्प सियासी तारीख है, बल्कि तारीख है कि उन जितने भी हमारे जमहूरी सियासतदान हैं जो इस आज फ़ौजी अदालतों के हक़ में हैं या ख़िलाफ़ हैं, सब ने फ़ौजी अदालतें बनाई। 1977 में भुट्टो साहब ने फ़ौजी अदालतें बनाई, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट ने इन्हें ख़त्म कर दिया, ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। 1998 में नवाज शरीफ साहब ने बनाई, सिंध में फ़ौजी अदालतें कायम की, सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। और इसमें डॉक्टर आमर लियाकत के वालिद शेख लियाकत गए थे, शेख लियाकत बनाम सरकार। और फिर जब इमरान खान साहब का दौर था तो 25 सिविलियंस का ट्रायल हुआ और मुझे 3 दफ़ा खुद सुनने का मौका मिला, वो फ़ौजी अदालतों के हक़ में बोल रहे थे। आइन के आर्टिकल 175 के तहत और आर्मी एक्ट 1952 के तहत जो फ़ौजी अदालतें कायम हुई, और इसमें हर दौर में सिविलियन का ट्रायल हुआ, और इसमें जो तरमीम हुई जो सिविलियन का ट्रायल का, वो भी हमारी सिविलियन जमहूरियत पसंद हुकूमत ने की। और फिर जब 2015 में गालबन वो जो APS का हमला हुआ, सानिया हुआ, उसमें नेशनल एक्शन प्लान बना और उसमें भी फ़ौजी अदालतें बनी और दहशतगर्दों का ट्रायल हुआ। और 2015 से 2019 तक 717 मुकदमे भेजे गए, 646 का फ़ैसला हुआ, 346 को सज़ाए मौत हुई और 56 को फांसी हुई, 5 बरी हुए। मैडम शेख, मैं तो अब गो कि इसमें हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत ने जवाब जो जमा करवाया था वो कहा था, उन्होंने कहा था कि 102 सिविलियंस को हमने गिरफ्तार किया, सज़ा हुई तो मुतलका सिविलियन फोरम से रजू कर सकेंगे, जो कसूरवार हुआ इसे मामूली सज़ाएँ सुनाई जाएंगी और ट्रायल इनके मफाद में कर रहे हैं ताकि जो बेकसूर हैं वो रिहा हो सकें। मैं पहले दिन से मैडम शेख ये इस हक़ में हूँ कि जब हालात, खसूसी हालात होते हैं, जब इस तरह के हालात होते हैं, अगर आप या तो फिर फ़ौजी अदालतें या फिर खसूसी अदालतें, क्यों वो कोई भी खसूसी अदालतें बना लें, उनमें मुकदमे चला लें। आप 9 मई को छोड़ दीजिए, एक ज़रा साइड पर रख दीजिए।
अगर कोई फौजी इमारत पर हमला करे, GHQ में घुसे, कोर कमांडर हाउस जला दे, कोई भी 9 मई को छोड़ दीजिए कभी भी, तो मुकदमा आम अदालत में तो नहीं चलना चाहिए। अच्छा। आम अदालत में मुकदमा चलने का मतलब है आप भूल जाएं, ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जो GHQ पे हमला हुआ था, पहले दहशतगर्दों ने जो किया था, उसमें जो उनको लीड कर रहा था वो 3 मरतबा पकड़ा गया था और 3 मरतबा छूट कर 4थी मरतबा GHQ पर हमला कर रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि या सुप्रीम कोर्ट ने का फैसला है, कबूल है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मगर वो कुछ और गाइडलाइन भी दें और कोई इनका जो अगर दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलाना है फाइन, और अगर इसका खसूसी अदालत में चलाना है फाइन, मगर एक मुकर्रा वक्त के अंदर उनको सजाएं दें, उनको फेयर ट्रायल का हक दें, मगर कोई ऐसा बंदा ना हो जो मुजरम हो और वो छूट जाए। अच्छा, वैसे अब तफसीली फैसला आएगा तो उसके अंदर खुल के भी हमें इसकी डिटेल्स पता चल सकेंगी कि मज़ीद क्या कहा गया है, लेकिन इसके ऊपर कानूनी राय भी तकसीम है। हमने आज भी जब राय ली, कुछ कानूनी माहिरीन कह रहे थे कि बहुत अच्छा फ़ैसला है, लेकिन कुछ कानूनी माहिरीन ये कह रहे थे कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस फैसले के ऊपर, और हाफिज़ एहसान अहमद साहब उनमें से एक हैं जो ये राय रखते हैं वो जुमला अगर आप सुन। भट्टी साहब आगे चल के इसके ऊपर बात करते हैं ना, चलो ठीक है, बहुत टाइम है अभी शो में। ठीक, हाफिज़ एहसान साहब से ज़रा कानूनी नुकात है उनको क्लियर करते हैं पहले। हाफिज़ साहब, आप कहिएगा आपकी क्या राय है इसके ऊपर। क्या आपसे जब बुलेटिन में भी बात हो रही थी तो आपने इस राय का इजहार किया कि आपको तहफ़्फ़ुज़ात है, ज़रा हमें चीदा चीदा नुक्तों के ऊपर बताइएगा, कुछ भट्टी साहब ने भी उठाए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मैं तो एक लीगल आर्गूमेंट्स जो है उस पर बात करूंगा, और पहले भी मैंने उस पर की थी। और लीगल आर्गूमेंट ये है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक की तरह पाकिस्तान भी एक मुल्क है जहाँ पे मिलिट्री लॉ जो है या मिलिट्री एक्ट जो है वो हमारा 1952 का है, एयरफोर्स का 1953 का है, 1961 का हमारा नेवी ऑर्डिनेंस है, वो मौजूद है। और इस वक्त दुनिया के 36 ममालिक के अंदर ऐसे लॉज हैं कि जिनके अंदर आप सिविलियंस को आर्मी एक्ट्स की अगर वायलेशंस होती है तो वो आप कर सकते हैं। उसमें चाइना भी है, ईरान भी है, मिस्र भी है, अर्जेंटाइन भी है, पाकिस्तान भी है, बहरीन भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, बहुत सारे ममालिक है ये एक ऐसा। 1952 से लेके 1967 तक हमारे मिलिट्री एक्ट के अंदर कोई प्रोविजन नहीं थी कि जिसके अंदर ये कहा गया हो कि आप सिविलियंस को ट्राई कर सकते हैं। 1967 के अंदर पहली दफा सेक्शन 2D1 और 1(2) जो है वो आर्मी एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, अलॉन्ग विद सेक्शन 59(4) वो इंट्रोड्यूस किया गया। अब 2D1 ये था कि अगर कोई शख्स जो है वो पाकिस्तान की आर्मी का रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है और वो मिलिट्री एक्ट को है उसकी वायलेशंस करता है तो उसके ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर केस चलेगा। और दूसरा उसके अंदर ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक वायलेशंस करता है, यानी कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक करता है, उनकी फोटोग्राफी करता है, उसके अंदर जाके एस्पाइक करता है या उसके बाद जाके उन्हें डिस्ट्रॉय करता है, तो उसको भी आप 21D1(2) के अंदर ले आएंगे। दूसरा उसके अंदर जो सेक्शन 59(4) था उसको इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर कोई शख्स जो है इस दौरान और जुर्म भी करे, वो सिविल ऑफेंस हो, लेकिन चूंकि वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की हदूद के अंदर आएगा तो उसको भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया जाएगा। मीनिंग देयर बाय कि अगर पाकिस्तान पीनल कोड का भी सेक्शन या और स्पेशल लॉ की भी वायलेशन है, चूंकि उसने 21D को वायलेट किया हुआ है, तो उसको मिलिट्री एक्ट के अंदर ट्राई किया जाएगा। ये पहली दफा जो है ये अमेंडमेंट्स जो वो इंट्रोड्यूस हुई, ये 1967 की वाली 68 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आया और उन्होंने इन अमेंडमेंट्स को वैलिडेट किया और ये फैसला आया 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे। उसके बाद ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चला गया और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चीज उन्होंने जो ऐड की वो ये की कि आर्टिकल 8 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है कि अगर पाकिस्तान के अंदर आपने कोई भी लॉ को इनवैलिड करना है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करना है, तो आप आर्टिकल 8 के अंदर जाते हैं और आर्टिकल 8 हमारा फंडामेंटल राइट्स को डील करता है। उसके अंदर आर्टिकल 8(3) के अंदर एक एक्सेप्शन डाल दी गई हमारे शेड्यूल के अंदर कि आप ये जो 3 लॉज हैं और अलॉन्ग विद लैंड रिफॉर्म्स लॉज जो हैं उनको आप आर्टिकल 8 या फंडामेंटल राइट्स आप उसको इनवैलिड नहीं कर सकते। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहली दफा 5 मेंबर्स बेंच के जजमेंट आए जो उस दौर के चीफ जस्टिस महमूद रहमान साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये अमेंडमेंट्स भी वैलिड है
और इससे कोई फंडामेंटल राइट्स की भी वायलेशन नहीं है और ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर कोई शख्स समझता है कि जुरिसडिक्शन ठीक नहीं है या फोरम नॉन जुडिस है, तो हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन जो है आर्टिकल 199 को इस्तेमाल कर सकता है। और ये फैसला जो है इन अमेंडमेंट्स के हक में आया। उसके बाद आपको बड़ा याद होगा कि एक बड़ा मशहूर ज़माना जनरल ज़हीर अब्बासी का केस आया था। उनकी जो बेगम थी शाहिदा अब्बासी, वो सुप्रीम कोर्ट गई आर्टिकल 184(3) के नीचे और इन्हीं सारी चीज़ों को उन्होंने चैलेंज किया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को। और ये आर्मी की जो कस्टडी देनी थी, जो सेक्शन 73 है, सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट के अंदर भी इन अमेंडमेंट्स को वैलिडेट किया। उसके बाद ये मामला 2007 के अंदर 5 रुकनी बेंच के सामने आया और उस दौर के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने भी अमेंडमेंट्स को वैलिडेट किया जो 21D वाली थी और आपकी 59(4) वाली भी थी। फिर आपको याद हो कि उस दौरान जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल की एक इंसिडेंट हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, जिसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 184(3) के नीचे। और वो फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने 11/6 के ऊपर एक फैसला दिया और उन्होंने उस अमेंडमेंट को भी वैलिडेट किया। सेक्शन 2D के नीचे जो अमेंडमेंट्स उनको भी वैलिडेट किया, 59(4) को भी वैलिडेट किया। उसके बाद ये है कि मामला फिर एक 5 मेंबर्स बेंच के पास गया जो चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली थे और यही प्रोपोजिशन आई जो 2D1 वाली है, 59(4) है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको वैलिडेट किया और इसी तरह 2021 में भी आई, 22 में भी आई, 23 में भी आई और ये सिलसिला जो है 67 से लेके 2023 तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, ये सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर चलता रहा है। अब इशू इसके अंदर ये आया है कि जो एक ऑलरेडी चीज डिसाइडेड थी, एक जुरिस्प्रूडेंस डिसाइड की हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और एक 63 साल से जो अमेंडमेंट्स थी जो वैलिड डिक्लेयर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट का एक माइनर बेंच जो है जो 5 मेंबर्स है, जिसकी 4:1 की रेशियो है, और या अफरीदी साहब का नोट इसलिए नहीं आपके सामने डिसेंटिंग आया हुआ है, वो देंगे इसके ऊपर कि उन्होंने भी ऑलरेडी 21D जो है और 59(4) को वैलिड डिक्लेयर किया हुआ है अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप ये देखें कि 67 से लेके और फिर 75 से ऑनवर्ड्स एक कंसिस्टेंट व्यू सुप्रीम कोर्ट का है कि ये अमेंडमेंट्स जो है वैलिड है, आर्टिकल 8 के नीचे जाके हम नहीं कर सकते। तो अब ये जो फैसला आया है वो सुप्रीम कोर्ट की अपनी ही जजमेंट्स के खिलाफ है और अपनी ही वो जुरिस्प्रूडेंस या एक जो 11 रुकनी मेंबर्स बेंच है या 5 रुकनी मेंबर्स बेंच है उसके खिलाफ है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो जो अमेंडमेंट जो थी, जो एक दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो वैलिड कर दे, तो ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर आज पहली दफा हुआ है कि एक ऐसी अमेंडमेंट्स जो है जिसको सुप्रीम कोर्ट बार बार वैलिड कर रही है, उसको 2023 के अंदर वो इनवैलिड कर रहे हैं। अगर आप इनवैलिड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि 1967 से ही वो चीजें जो है वो आपकी इनवैलिड होगी। शायद डिटेल्स के अंदर वो प्रोटेक्शन दे कि आज तक जिस हुए उनको नहीं है। उसके अंदर ये है कि जितने भी आपके लोग टेररिस्ट है जिनको किया था, या 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नीचे भी जो केसेस आए थे, जिसकी तरफ भट्टी साहब ने इशारा किया और उनके अपील्स सुप्रीम कोर्ट में है। फिर आपका गलभूषण का केस भी आया, वो तो मिलिट्री एम्प्लॉय नहीं था, उसको भी आपने 21D के अंदर जाके पकड़ के किया, उसको ट्राई किया, और इसके अलावा बहुत सारे केसेस हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी फैसला है। इसको सिर्फ 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के अंदर लेके जाके अगर फैसला किया जाता तो फिर फैसला आना था सेक्शन 73 के ऊपर कि उनकी जो कस्टडी है उसके ऊपर था, या सेक्शन 94 जो था जो कमांडिंग ऑफिसर की जुरिसडिक्शन थी, वहां पे जाके देखते कि क्या उसकी डिस्क्रिप्शन ठीक है या नहीं है। ऑल टुगेदर स्ट्राइक डाउन करना एक लॉ को, एक लेजिस्लेशन को, जिसके ऊपर मैंने इतनी आपको कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन है। बड़ी डिटेल से आपने कानूनी तौर पर हमें समझाया। मैं चाहती हूँ रीमा की तरफ हम ये डिस्कशन लेके जाएं और फिर इसको आपके पास वापस आती हूँ अगर आपको रीमा को कुछ जवाब देना हुआ तो। रीमा जी शुक्रिया रीना, मेरी बिल्कुल मुख्तलिफ राय है। मेरा ख्याल है आज एक ऐसा फैसला आया है जिसने पाकिस्तानी शहरियों को बहुत उम्मीद दी है, क्योंकि कई महीनों से हम बात कर रहे थे, इस शो में भी बात कर रहे थे कि जिस तरह की इंसानी हकूक़ की वायलेशंस इस मुल्क में हो रही हैं, जिस तरह के हमने देखा है रियासत की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत कम आपको नज़र आ रहा था कि कहाँ है उम्मीद की किरण, कहीं नज़र नहीं आ रही थी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। लेकिन आज की जो जजमेंट है मेरा ख्याल है उसने ये साबित किया है कि कुछ रेड लाइंस दूसरी तरफ भी हैं। हम रेड लाइंस की जब बात करते हैं, एक और
आपस मंजर में करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी कुछ रेड लाइंस हैं और पाकिस्तान में जंगल का कानून नहीं है। अलीना, कुछ जो जजमेंट्स का हवाला पहले दिया गया, मेरा ख्याल है वो नहीं अप्लाई करता इस केस में। अब मैं इतना ज़्यादा रिपोर्ट कार्ड में इतनी ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना चाहती, लेकिन 2-3 मिसालों पे मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान का जो आइन 1973 का है वो कहता है द जुडिशरी शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये पिछला जो आइन था उसमें नहीं था। तो अगर आप 1960s की एक जजमेंट उठा के कहते हैं उसमें एक फैसला आया है, जब आपके आइन में वो प्रोविजन ही नहीं थी जो 1973 में डाली गई, जो इस केस में बहुत फंडामेंटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उस फैसले को कैसे बुनियाद बना के कह सकते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला किया। दूसरी बात, ये जो 21वीं तरमीम वाला मामला है, प्लीज मुझे बताइए कि उसमें कहाँ कहा गया कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत जो सिविलियंस के ट्रायल्स होते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, वो फेयर ट्रायल के सब तकाजे पूरे करते हैं और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। वो केस बहुत स्पेसिफिक था 21st, और फिर बाद में जो 23rd अमेंडमेंट भी बनी, उस पे 21st अमेंडमेंट पे जो अहम कानूनी नुक्ता था वो ये था कि उन्होंने एक क्लास बना दी, एक डिफ्रेंशिएट कर दिया ऐसे अक्यूज्ड को जो मजहब के नाम पे दहशतगर्दी करते हैं। उनके ट्रायल्स के ऊपर आर्मी एक्ट में भी तरामीम हुई जो टेम्पररी पीरियड के लिए थी, पहले 2 साल, फिर 2 साल की उन्हें एक्सटेंशन मिली। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना था कि क्या ये जो डिस्टिंक्शन बनाई गई है, ये सेपरेट कैटेगरी बनाई गई है, ये होल्ड करती है कि नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि मिलिट्री ट्रायल्स जो है ये डिफरेंट तो हैं, ये आपके मामूली क्रिमिनल ट्रायल्स जो आपकी मामूली अदालतों में होते हैं उससे मुख्तलिफ हैं। तो क्या वो लोग जो अक्यूज्ड हैं मजहब के नाम पे दहशतगर्दी करने के लिए, वो एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी है जिनके लिए एक मुख्तलिफ प्रोसेस बनाया जा सकता है? इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी है और 2 साल के लिए उस वक्त टेम्पररी पीरियड के लिए उनके लिए इस तरह का जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया जा सकता है। अब अभी बात हुई कि 36 ममालिक हैं दुनिया में जहां सिविलियंस ट्राई होते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में। लीना, ये क्या दिखाता है कि बहुत एक छोटी माइनॉरिटी है। और एग्जांपल्स आप उठा के देखें, इजिप्ट, इजराइल भी मेरा ख्याल है ये करता है। इस तरह के ममालिक को आप मिसाल बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए? जब अमेरिका में सिविलियंस को गुंटानामो बे में रखा गया, उनके मिलिट्री ट्रायल्स की बात हुई, हमने पाकिस्तान में कहा कि ये गलत है। हर शहरी, चाहे वो दहशतगर्दी के लिए भी अक्यूज्ड है, उसको फेयर ट्रायल देना चाहिए। अब हम पाकिस्तान में अपने ही शहरियों के लिए इस तरह का निज़ाम क्यों चाहते हैं कि उन्हें मिलिट्री के सर्विंग अफसरान ट्राई करेंगे और उन्हें एक रेगुलर ट्रायल जो एक रेगुलर कोर्ट में, सिविलियन कोर्ट में होता है, वो नहीं दिया जाएगा। अब आप सोचिए खौफनाक बात क्या है कि जो ये आर्ग्यूमेंट की जा रही है, अगर मैं एक दहशतगर्द हूँ, एक मैं स्कूल पे अटैक करती हूँ, 100 बच्चे जो हैं वो मार देती हूँ, मेरा ट्रायल दहशतगर्द के नॉर्मल एंटी टेररिज्म कोर्ट में होगा। अगर मैं GHQ पे पथराव भी करती हूँ, कोई जान नहीं जाती, मेरा ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। क्यों? ये डिस्टिंक्शन क्यों है? अगर हमारी आम अदालतें इस वक्त, क्योंकि 21st 23rd अमेंडमेंट नहीं है, वो दहशतगर्दी के केसेस देख रही हैं, तो वो क्या इस तरह के जो 9 मई 10 मई को हुआ वो केसेस क्यों नहीं सुन सकती? हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी की बहुत बात करते हैं। सबसे बुनियादी नुक्ता जो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी का है कि कोर्ट्स जो हैं आपकी, वो एग्जीक्यूटिव्स रन नहीं कर सकते। आपके मिलिट्री अफसरान, सर्विंग अफसरान जो मिलिट्री हायरार्की का हिस्सा है, वो लोगों का ट्रायल नहीं कर सकते। ये बुनियादी तौर पे फेयरनेस के खिलाफ है। तो लीना, फिर से बहुत अच्छा फैसला है। अगर ये सिर्फ 9-10 मई तक महदूद होता, मेरा ख्याल तब कमजोर फैसला होता, लेकिन क्योंकि ओवरऑल 21D1 और 21D2 जो आर्मी एक्ट की एक जुरिस्डिक्शन देता है, एम्बिट में लाता है सिविलियंस को, वही खत्म कर दिया है। मेरा ख्याल है बहुत अच्छा है। बड़े सगीर में पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसमें इस तरह के कवानीन थे। अब हम भी नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, जमहूरी ममालिक की तरफ जा रहे हैं, जहां जो भी ऑफेंस हो आपका ट्रायल रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट्स में होना चाहिए। उनको हमने मजबूत बनाना है, हर शहरी को हमने इंसाफ दिलाना है। ये नहीं हो सकता कि एक एक्सक्लूसिव केसेस में हम कहें कि नहीं, ये हमारी आम अदालतें नहीं सुन सकती, इसके लिए हमने मिलिट्री कोर्ट जाना है, क्योंकि अपील का हक नहीं, हमने दिनात के हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं।
ये क्या सेंस बनाती है? अगर आपका केस मजबूत है, आपकी प्रोसिक्यूशन मजबूत है, आपके पास विटनेसेस हैं, आपकी तैयारी पूरी तो वो आम अदालतों में भी है, क्रिमिनल कोर्ट्स में चल सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। और अगर नहीं दे सकती उनमें तब्दीली आए। लेकिन हम फेयर ट्रायल की बात करें, यकीनन ये जो 102 हैं 9 मई के बाद, इनको इनका हक है फेयर ट्रायल और मिलना चाहिए, हर तरीके से शफाफ ट्रायल होना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, फिर सोहेल वड़ायत साहब आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी कि इनसे पहले जैसे अभी मेंशन किया इब्तदाई में भी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दौर में ही देख लीजिए, वो 29 लोग जिनका मिलिट्री ट्रायल हुआ या कोर्ट मार्शल हुआ, उनसे मुतल्लिक बड़े सारे सवाल आते हैं। वो पहले मिसिंग पर्सन्स थे, कुछ नहीं उनका अता पता था, फिर एकदम से हमें पता चला कि उनके फौजी अदालतों में उनके मुकदमात चले और उनको सज़ाएँ हुई। तो फिर जो इससे पहले के केसेस हैं उनका क्या उनका हक नहीं है कि उनको भी फेयर ट्रायल मिले? मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखना ये होगा कि ये जो फैसला है डेफिनेटली साफ लगता है कि ये सिविलियंस के हक में है, जमहूरियत के हक में है, आइन के हक में है। लेकिन और जाहिर है इससे सिविलियंस को फायदा पहुंचेगा। पीटीआई के जो लोग इस वक्त बंद हैं और जिनका मिलिट्री ट्रायल होने वाला था उनको फायदा पहुंचेगा। लेकिन दूसरी साइड जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो फैसले पहले भी आए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जाहिर है सवाल यह है कि ये फैसला किस हद तक काबिल कबूल होगा। दूसरा, और क्या इस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। दूसरा सवाल यह है कि ये आज जो नए चीफ जस्टिस हैं, इस फैसले से उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। काजी फायज ईसा साहब, क्या वो अब अपने इस जो उन्हीं के तश्कील करदा एक बेंच ने जो फैसला दिया है इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे? और जब ये बेंच की तश्कील हुई थी तो उस वक्त ही नजर आ रहा था कि ये फैसला इसी तरह का होगा। तो मुझे तो ये डर लग रहा है कि ये अब जो है एक नए तसादम की तरफ हम बढ़ेंगे। अगर ये फैसला इम्प्लीमेंट होता है तो एस्टेब्लिशमेंट नाराज होती है, और अगर एस्टेब्लिशमेंट नाराज होती है तो अदलिया के फैसले कहाँ जाएंगे। तो ये एक इस फैसले से या तो ये है कि सब इस फैसले को मान लें तो मामला क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं मानते तो फिर तो तसादम है ना। ये बहुत अहम बात सोहेल वड़ायत साहब आपने की है, इसी के ऊपर आगे जाकर बात करते हैं। एक ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम और बड़ा फैसला है उसके ऊपर। ज़रा इसके असरात क्या होंगे आने वाले दिनों में, उसकी तरफ डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। इरशाद भट्टी साहब, सोहेल वड़ायत साहब ने बड़े अहम सवाल उठाए हैं ब्रेक से पहले, और उसमें से सबसे बड़ा सवाल जो मैं आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है सर? ये फैसला काबिल कबूल होगा या फिर आप भी सोहेल वड़ायत साहब की तरह खुदा ना खास्ता लेकिन किसी और तसादुम की तरफ जाते हुए देख रहे हैं? जी, मैं सोहेल वड़ायत साहब के साथ एग्री करता हूँ। जो हालात इस वक्त इस्लामाबाद में सुने जा रहे हैं या जो बातें हो रही हैं उसका चांस है जो सोहेल साहब ने कहा है, लेकिन उसका कैसे चांस है उस पर मैं आने से पहले 2-3 बातें। पहली बात तो ये कि सोहेल साहब ने कहा कि फाइज ईसा काजी साहब के लिए बड़ी परेशानी होगी। नहीं सर, उनके लिए तो खुशी की खबर होगी, क्योंकि जब 21वीं आईनी तरमीम के तहत फ़ौजी अदालतें कायम हुई तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और जब फैसला आया तो जो मिनॉरिटी जजेस थे जो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ थे उनमें फाइज ईसा काजी शामिल थे। दूसरी बात कि इसमें कोई शक नहीं कि ये 9 मई के मुल्ज़िमों के लिए बड़ा रिलीफ है। इसमें कोई शक नहीं ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। इसमें कोई शक नहीं कि ये इमरान खान के लिए बड़ा रिलीफ है, क्योंकि वो उन पर जो अगला मुकदमा था वो यही बनना था, और सोचा जा रहा था या सुना जा रहा था कि जो 14 में से 11 मुकदमों में जो उनको गुनाहगार करार दिया गया है तो उनका मुकदमा फ़ौजी अदालत में चलने का सुना जा रहा था। और इस साथ ये भी बताता चलूँ कि मैं बहुत सुन रहा हूँ इस वक्त इसके बाद कि ये सिविलियन बालादस्ती की फ़तह है, जमहूरियत की फ़तह है, आइन की फ़तह है। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जितने चैम्पियन हैं जमहूरियत पसंद, जितने चैम्पियन हैं आइन परस्त, जितने चैम्पियन हैं
सिविलियन बारादस्ती के, वो तो इसके हक में हैं। भुट्टो साहब ने भी बनाई फौजी अदालतें, नवाज शरीफ साहब ने भी बनाई, नवाज शरीफ साहब ने तो बल्कि दहशतगर्दी की अदालतें भी बनाई, तो और इमरान खान साहब ने इनका दिफा किया और फौजी अदालतों में उनके दौर में सिविलियन ट्रायल हुआ। तो पता नहीं ये हमारे जो बड़े चैंपियन हैं ये जब इक़्तिदार में होते हैं तो क्यों साइड पे हो जाते हैं। दूसरी बात है कि फेयर ट्रायल बिल्कुल होना चाहिए, बुनियादी हकूक मुतासर नहीं होने चाहिए, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इसमें बुनियादी हकूक और फेयर ट्रायल कैसे मुतासर होता है जब वो कहते हैं कि ये हाई कोर्ट में भी आ सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकता है। अब इस बात पे आ जाइए कि ये मुझे लग रहा है, अल्लाह करे मैं गलत हूँ और सोहेल साहब की बात भी ठीक ना हो, क्योंकि ये हम बड़े एक अजीबो गरीब हालात में हैं। पहले ही चारों तरफ लड़ाई है और पहले ही चारों तरफ नफरत और तकसीम इतनी हो गई है। लेकिन तो आपको लगता है कि अमल दरामद नहीं हो पाएगा? ऐसा लग रहा है मैडम शेख कि ये नहीं मुझे लग रहा कि इधर फैसला आया उधर मनोअन उस पर अमल हो जाएगा, ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि एक तो बहुत हालात गैर मामूली हैं, दूसरा 9 मई पहले कभी नहीं हुआ, और तीसरा हम एक ट्रेल आ रही है, 2, 3, 4 फैसले तो ऐसे हैं जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ पहले भी सुप्रीम कोर्ट का। तो अब अल्लाह ना करे कि फिर से सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो या फिर लेकिन आपको ये लग रहा है। ठीक है भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। रीमा। अलीना, आई विश आप भट्टी साहब पे जाने से पहले मुझसे लीगल रिस्पांस ले लेती हैं, क्योंकि फिर डिस्कशन जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है। एनीवे, पाकिस्तान में 1973 के आइन में कहा गया द जुडिशरी विल बी सेपरेटेड प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब है आपकी अदलिया जो है वो मुख्तलिफ होगी, आपकी एग्जीक्यूटिव मुख्तलिफ होगी। मुझे बताइए, फौज अदलिया में आती है या एग्जीक्यूटिव में आती है? एग्जीक्यूटिव में आती है। 1973 के आइन में लिखा गया 14 साल के अंदर अंदर सेपरेशन मुकम्मल हो जाएगी। जिन जजमेंट्स का हवाला दिया जा रहा है, मैं पहले भी ये बात करना चाह रही थी, वो इस पीरियड से पहले की हैं। जो FB अली केस है वो इस पीरियड से पहले का है जब कंप्लीट सेपरेशन आइन में अदलिया और एग्जीक्यूटिव की हो गई। अब ये गलत फैसला, अब अगर इसको हम लेके अब अप्लाई करेंगे जब आइन के मुताबिक अदलिया और एग्जीक्यूटिव अलहदा होंगे, क्या ये सही बात है? अगर माजी में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को बुनियाद बना के एक गलत फैसला फिर से दिया, क्या हमें उस पे ही चलना चाहिए या उसको दुरुस्त करना चाहिए? 2010 में पाकिस्तान के आइन में एक और बहुत फंडामेंटल चेंज आया। आर्टिकल 10A इंट्रोड्यूस हुआ जो कहता है राइट टू फेयर ट्रायल। हर शहरी का बुनियादी हक राइट टू फेयर ट्रायल का प्रोटेक्ट किया गया। अब उससे पहले के जो फैसले हैं वो तब के हैं जब आइन में ये बुनियादी हक शामिल नहीं था। तो अगर आप ओवरऑल हमारे आइन को देखें, उसकी जो शक्ल आज है, अदलिया को एग्जीक्यूटिव से कंप्लीट सेपरेशन की जरूरत है और आर्टिकल 10A भी हमारे आइन में है। तो उन जजमेंट्स का हवाला देना और कहना कि सुप्रीम कोर्ट उन पे बाउंड है जब ये दो चीजें इन फोर्स नहीं थी, ये गलत बात है। ये दुरुस्त है कि कुछ मुख्तलिफ कवानीन बनाए जाते हैं स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए। हमारा काम ये है उन्हें असेस करना, क्या वो सही बनाए गए हैं या नहीं, क्या वो इंसानी हुकूक के पे पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते। ये अजीब सा बयानिया बनाया जा रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी कहा है कि पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स फेयर ट्रायल का तकाजा पूरा करती हैं। कहाँ लिखा है जजमेंट पे, मुझे दिखाइए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती थी कि वो ऐसे मामलात पे कोई हतमी फैसला दे। उन्होंने तो बल्कि ये कहा कि जो रिव्यू का हक दिया जाता है, अपील का नहीं दिया जाता, रिव्यू जो लिमिटेड है, जो सिर्फ 3 या 4 नुकात पे हो सकता है, वो नाकाफी है। इसलिए पाकिस्तान को ये डायरेक्शन दी गई कि वो एक ऐसा रेमेडी दे कुलभूषण जाधव को जो उनके जो हकूक की जो पामाली हुई है उस पर फिर से नजरसानी कर सके और एक और फैसला दे सके। इसलिए पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, कानून साजी की और कहा गया कि जो रिव्यू होगा उसको अपील की तरह देखा जाएगा। तो अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कह दिया था कोई मसला ही नहीं है, तो ये जजमेंट क्यों आई और उसके बाद पाकिस्तान ने कानून साजी क्यों की? तो अलीना, ये चीजें हमें ओवरऑल इतना भी टेक्निकल होके नहीं देखना चाहिए कि अगर माजी में मुख्तलिफ आईनी प्रोविजंस जब एप्लीकेबल थी, सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसले किए, अयूब खान के टाइम पे एक ऐसी चीज जो आर्मी एक्ट में इंक्लूड की गई उसको हमें प्रोटेक्ट अभी भी करना है, तो ये गलत बात है।
ओवरऑल आप इदरीस खटक साहब के केस की बात सुन लीजिए, उनको कई महीने गुमशुदा रखा गया, फिर वो रीअपेयर हुए, फिर उनका मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल हुआ और इसी सेक्शन के बुनियाद पे हुआ कि वो जासूसी कर रहे थे। अब उनकी जबरी गुमशुदगी जो है, उन्होंने जब पेशावर हाई कोर्ट में ये उठाया, पेशावर हाई कोर्ट ने उस पर फैसला नहीं किया क्योंकि रिट जुरिस्डिक्शन या जो आप रिव्यू करते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों का, उनका एम्बिट बहुत नैरो होता है। तो ओवरऑल अलीना, हमारे मुल्क में इंसाफ के निज़ाम को मजबूत करना है हमने। इसमें कोई फौज की कोई इंसल्ट नहीं है, फौज का काम ही नहीं है जस्टिस देना, ये अदलिया का काम अच्छा, है। वैसे मुझे एक बात बताइएगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप बॉर्डर्स पे खड़ा करें, वो हिफाजत करेंगे हमारे मुल्क की, मैं कहूंगी नहीं, ये उनका काम नहीं है। या आप कहेंगे फौज जो है वो आके हुक्मरानी करे, उनका काम नहीं है। इस मुल्क में जिसका जो काम है आईनी तौर पे उन्हें वो करना है। अगर उससे तजावुज होता है, चाहे कोई कानून भी आपको ये तजावुज की इजाजत दे, सुप्रीम कोर्ट का काम है उसको स्ट्राइक डाउन करना, क्योंकि ओवरऑल हमारे आइन की बुनियाद है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव मतलब आर्मी, एग्जीक्यूटिव का मतलब जो है वो नहीं हो सकता कि आपके आर्मी के जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं वो जजेस का रोल जो है वो प्ले करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। हमारे तज्जियाकारों की और वकला की भी आपने राय जानी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।